दोस्तों नमस्कार। तो आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज के अंदर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 470 सवाल 470 तक। 471 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला हमारा सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास 5 रजिस्टर्स हैं। 5 रजिस्टर्स है इस प्रकार से, ये पहला रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। एक है 0.2 ओम का, एक है 0.3 ओम का, एक है 0.4 ओम का, एक है 0.5 ओम का और एक है 12 ओम का। बोला ये सारे लगे हुए श्रृंखला में, यानी कि श्रेणी क्रम में, श्रृंखला में यानी कि श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि ये सारे क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे इस प्रकार से। और ये पांचों के पांचों 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है, 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। इस बैटरी से क्या होगा, करंट निकलेगा। मान लेते हैं करंट आई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर करंट का वैल्यू निकालेंगे। करंट का वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला हम लगाएंगे यहां पर V इंटू में, V इज इक्वल टू I इंटू में R। यहां पर जो R होगा हमारा R नेट होगा, क्योंकि एक R तो है नहीं, कई सारे R है यहां पर तो कई सारे R है ना, ये R1 R2 R3 R4 R5। तो हम R नेट निकालेंगे, यानी कि R इक्विवेलेंट निकालेंगे, या फिर बोल दो समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। और क्योंकि ये सारे के सारे श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो समतुल्य निकालने के लिए दिमाग तो लगाना नहीं है, सबको जोड़ देना है। यहाँ पर सबको जब हम जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 4 9 9 5 14, यानी कि 1.4 और प्लस 12 13.4 13.4 ओम, 13.4 ओम ये हमारा समतुल्य प्रतिरोध आ गया। तो यहाँ पर V हमें मालूम है 12 वोल्ट है, I हमें चाहिए, और 13.4 में हमारा R नेट आ चुका है। यहाँ से I इज इक्वल टू हो जाएगा 12 बट्टे में 13.4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू ये वाला आएगा 0.895। 0.895 हमसे बोला है कि 0.3 ओम वाला जो प्रतिरोध है वहां से करंट कितना पास होगा। तो एक चीज आप अपने माइंड में, दिमाग में बैठा लो कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं, तो सारे ही रजिस्टर से एक ही करंट फ्लो होगा, सारे ही रजिस्टर से एक ही करंट फ्लो होगा। मतलब यहां से करंट आई निकला, इस बैटरी से करंट आई निकला, तो यहां से भी आई जाएगा, 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 यहां से भी आई जाएगा। आपको केवल उलझाने के लिए यहां पर 0.3 ओम दे रखा है, ताकि आप सोचने लगो कि 0.3 वाले से कितना जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर लगे हुए हैं रजिस्टर, तो सारे से एक ही करंट जाएगा, यानी कि 0.3 वाले से या फिर 0.4 वाले से या फिर इनमें से किसी से भी पूछता, हमारा आंसर यही होता 0.895। बी हमारा राइट आंसर। अगर ये समानांतर क्रम में लगे होते हैं, अगर ये समानांतर क्रम में लगे होते हैं, तब ये करंट बट जाता, यानी जहां से जितना करंट निकला ना वो बट जाता। हर प्रतिरोधक के अंदर, हर रजिस्टर के अंदर ये करंट बढ़ जाता, तो वहां पर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। इसीलिए आपसे यहां पर बोला है कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि सेट करने वाले को भी मालूम होगा कि समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कठिन हो जाएगा निकालना। किसी दर्पण की फोकस लंबाई यानी कि फोकल डिस्टेंस +15 है, तो यह है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर F हमारा पॉजिटिव है तो ये हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब ये बात जो है ये लेंस के लिए भी सही है, ये बात लेंस के लिए भी सही है और मिरर के लिए भी सही है, दर्पण के लिए भी सही है। अगर F हमारा नेगेटिव है तो ये कॉन्केव हो जाएगा, ये बात लेंस के लिए भी सही है और मिरर के लिए भी सही है। हमारा आंसर यहाँ पर उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब बोल रखा है कि एक वस्तु है जो कि जमीन से 6 मीटर ऊपर है, यानी ये हमारा H है। वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है 10 किलोग्राम है। पूछा है इसमें जो भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो जब वस्तु जमीन से किसी हाइट पर है, इसके पास एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा mgh। m का मान 10 है, g का मान 9.8 लेना है, h का मान 6 है। सॉल्व करके देखना 588 जूल आएगा। अब है तांबे का सापेक्षिक घनत्व निकालना। जहां तांबे का घनत्व दे रखा है कि इतना है और पानी का इतना है। मैंने आपको पिछले किसी वीडियो में बताया हुआ था कि जब भी आप किसी वस्तु का सापेक्षिक घनत्व निकालोगे तो ऊपर में लिखोगे उस वस्तु का घनत्व और नीचे में लिखोगे जिसके सापेक्ष में बोला गया है। यहां पर देखो पानी दे रखा है, यानी कि पानी के सापेक्ष में निकालना है तांबे का सापेक्षिक घनत्व। तो ऊपर में हम लिखेंगे तांबे का घनत्व जो कि है 8.9 इंटू में 10³ kg/m³, और नीचे में लिखेंगे पानी का kg/m³। देखो यहां पर दे रखा है पानी का घनत्व। अगर मान लो आपसे सवाल में पानी का घनत्व नहीं दिया होता, केवल तांबे का घनत्व देता और पूछता कि सापेक्षिक घनत्व कितना होगा, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी ये कितना होगा, तो आप
अपने मन से पानी का घनत्व ले लेना, यानी कि पानी के सापेक्ष में निकाल देना। अगर पानी का दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप पानी के सापेक्ष में निकाल देंगे। और ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सीसी। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखने होंगे। अब यहां देखो आप, ये यूनिट से यूनिट खत्म हो जाएगा, 10 क्यू से 10 क्यू खत्म हो जाएगा, सिंपली 8.9 आएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि सापेक्षिक घनत्व का, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है, यानी कि मात्रकहीन होता है। हमारा आंसर यहां पर सिंपली 8.9। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पादन के रूप में डैश और डैश बनता है। देखो, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, यानी मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ये बेसिक होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं। मतलब हमारा जो यहाँ पर रिएक्शन पूछा गया है, ये एसिड एंड बेस के अंदर पूछा गया है। तो ये क्या होता है, सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे प्लस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। हमारा आंसर ए हो जाएगा, लवण एंड जल। संभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। संभारिक बोले तो आइसोबार्स। तो आइसोबार्स में याद रखना कि जो एटॉमिक नंबर होता है, ये हमारा डिफरेंट होता है, और जो हमारा एटॉमिक मास होता है या फिर इसी की जगह आपसे दे देगा मास नंबर, या फिर इसी पर दे देगा टोटल न्यूक्लियॉन्स, ये क्या होगा, हमारा सेम होगा। अब देखो, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हो न्यूट्रॉन होता है प्लस प्रोटॉन होता है, उसी का जो सम होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मास नंबर बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या बोलेंगे। और इसी को हम लोग, ये जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, इसी को हम लोग टोटल न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ये मान लो हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाहर एक शेल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर आप जानते होंगे कि न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन सब होते हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन है, इसे हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है। और जब हम सब जोड़ देंगे तो टोटल न्यूक्लियंस हो जाएंगे सारे के सारे। तो ये अंतर आप ध्यान रखेंगे। जबकि जो समस्थानिक होता है, जहां मैंने आपको बताया था क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ये दो समस्थानिक है। यहां देखो, ये भी क्लोरीन, यानी कि परमाणु संख्या यहां पर क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान होता है या फिर द्रव्यमान संख्या होता है, ये अलग अलग होता है। अब यहां देखो, संभारिक, 3 संभारिक है। आर्गन का ये एटम है, पोटेशियम का ये एटम है और कैल्शियम का ये एटम है। अब एक चीज और अपने दिमाग में आप बैठाना, जो समस्थानिक होते हैं वो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। जैसे यहां देखो ना आप, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, दोनों तो क्लोरीन ही है ना। तो ये दोनों जो क्लोरीन तत्व है उसी के ये दोनों एटम्स हैं। लेकिन यहाँ संभारिक में देखो, ये आर्गन का एटम है, ये पोटेशियम का एटम है, ये कैल्शियम का एटम है। यानी संभारिक में अलग अलग परमाणु होते हैं, अलग अलग तत्व के। अलग अलग परमाणु होना तो तय है ना, क्योंकि अलग अलग परमाणु संख्या है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, यही द्रव्यमान संख्या होता है। देखो, यहां भी 40 होगा, यहां भी 40 होगा, यहां भी 40 होगा। जैसे मान लो ये कोई एटम है, इसके नीचे लिखा जाता है परमाणु संख्या और इसके ऊपर लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या। ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान संख्या। और जब हम इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकल करके आ जाएगा सामने, न्यूट्रॉन की संख्या। क्योंकि परमाणु संख्या बोले तो प्रोटॉन होता है और मास नंबर बोले तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो जब हम ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाएंगे तो ये पी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास केवल न्यूट्रॉन का संख्या यहाँ पर बचेगा। तो अब देखो, बोर्ड वाले ने विकल्प में क्या दे रखा है, नाभिक दे रखा है। नाभिक, अरे नाभिक का मतलब तो न्यूक्लियस होता है ना, नाभिक का मतलब तो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। तो ये नाभिक नहीं होगा। इन लोगों ने तो हद ही कर दिया है। इतने सारे गलत सवाल, इतने सारे गलत विकल्प और आंसर भी बी टिक मारा है। नाभिक नहीं होगा। नाभिक का मतलब जानते होंगे कि न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। नाभिक ना होकर के क्या होना चाहिए यहाँ पर, न्यूक्लियन। नाभिक ना होकर के क्या होना चाहिए, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बोले तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, टोटल न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये जो न्यूक्लियस के अंदर का जो चीज है, टोटल संख्या, ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर नाभिक जब क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स होगा। तो ये आप ध्यान में रखना कि सेम क्या होगा, एटॉमिक मास बोल दे, मास नंबर बोल दे, यानी कि द्रव्यमान बोल दे, द्रव्यमान संख्या बोल दे, या फिर टोटल न्यूक्लियॉन्स बोल दे, ये बराबर होगा।
निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है? केवल परिमाण होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, यानी कि वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। संवेग हमारा सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। कार्य हमारा स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। बल हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। सी हमारा राइट आंसर। टेस्टोस्टेरोन जो कि एक नर सेक्स हार्मोन है, डैश से संश्लेषित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, देखो पुरुष के अंदर जो टेस्टिस होता है, पुरुष के अंदर जो टेस्टिस होता है, इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है जर्म सेल्स यानी कि जनन कोशिका, दूसरा सर्टोली सेल्स यानी कि सर्टोली कोशिकाएं, और एक होता है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स यानी कि लेडिक कोशिकाएं। ये जो जर्म सेल्स होते हैं यही बनाते हैं स्पर्म, और इस स्पर्म को खाना पीना देने का काम करेगा कौन? ये सर्टोली सेल्स, यानी कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, पोषण प्रदान करवाएगा, ताकि ये जो स्पर्म है ये टेस्टिस के अंदर जिंदा रह सके। और ये जो लेडिक सेल्स होते हैं ये बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यही हार्मोन जब मेल के बॉडी में बनता है तब जो उसकी आवाज है वो भारी हो जाती है, दाढ़ी निकल जाते हैं, मूछें निकल जाती है, ये सब। तो कई सारे बदलाव आते हैं इस हार्मोन के बनने के बाद। हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? टेस्टिस हो जाएगा। और ये टेस्टिस होता किसके अंदर है? ये अगर टेस्टिस है तो ये टेस्टिस होगा स्क्रोटम के अंदर। ये टेस्टिस है और ये है स्क्रोटम, स्क्रोटम जो यहां पर लिखा हुआ है अंडकोश। ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, इसके बारे में आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर है, इसके नीचे होगा, इसके नीचे होगा, और जो पेनिस होता है, जो लिंग होता है, इसके ऊपर होगा। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एलपी में पूछा जा चुका है कि जो मूत्राशय के नीचे होता है और लिंग के ऊपर होता है कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ये भी ग्रंथि ही है जो वीर्य होता है, जो वीर्य होता है, जो सीमेन होता है। इस सीमेन में 60 से 70 प्रतिशत जो सिक्रीशन होता है, स्राव होता है, ये इसी का होता है, सेमिनल वेसिकल या फिर सेमिनल वेसिकल का होता है। तो ये जो भी आप यहां पर देख रहे हो ये सारे पार्ट्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज के साथ संचरण में मदद करता है। ये हो जाएगा हमारा वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, देखो जो पत्तियां होती है, जो पत्तियां होती है, पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है, इसी स्टोमेटा से क्या होता है, जो वाटर है ये वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो पानी जो है पत्तियों से बाहर निकल रहा है, और पानी प्लांट की पत्ती में आ कहां से रहा है? जो जल है ये आ कहां से रहा है? जमीन से आ रहा है। ये जमीन से आ रहा है, नीचे जो मिट्टी है वहां से पानी जो है ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब यहां से पानी निकलेगा तभी तो पानी ऊपर चढ़ेगा, जब यहां से पानी निकलेगा तभी तो पानी ऊपर चढ़ेगा। सोचो पानी निकलना बंद हो जाए तो जड़े द्वारा पानी और ज्यादा अवशोषित नहीं किया जाएगा, ऊपर से पानी जाएगा तभी नीचे से क्या होगा, पानी का अवशोषण होगा और ऊपर की ओर चढ़ेगा। और पानी के साथ साथ ही खनिजों का संचरण होता है, यानी पानी के साथ साथ ही जो खनिज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं मिट्टी में, वो सारे प्लांट में जाने के बाद ट्रांसपोर्ट होते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर आप जानते हो कि ग्लूकोज बनता है, और यही ग्लूकोज इस श्वसन प्रक्रिया द्वारा टूट जाता है। यही ग्लूकोज श्वसन में क्या होता है, टूट जाता है और एटीपी बनता है। डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, पहले भी बता चुका हूं। जो धातु होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो अधातु होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे आवर्त सारणी में टोटल 7 उपधातुएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? एक कोशिकीय हरित शैवाल है। जो पादप के 5 समूह है उसमें जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा समूह को हम लोग, थैलोफाइटा में जो पादप आते हैं उन्हें हम लोग शैवाल बोलते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उसके बाद क्लैडोफोरा, ये हो गया अल्वा, ये हो गया कारा। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं शैवाल के हैं या फिर बोल दो थैलोफाइट्स के हैं, यानी थैलोफाइटा के अंदर जो पादप आते हैं या फिर बोल दो जो एल्गी है उनके ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। कारा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, ये तीनों क्या है? शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास ये भी शैवाल है, लेकिन ये एक कोशिकीय है। ये क्या है? यूनिसेलुलर है। ये आपका यूनिसेलुलर एल्गी है। एक और है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया ये भी एक कोशिकीय प्लांट बोल दो
या फिर बोल दो एक कोशिकीय क्या है, ये एल्गी है और ये लार्जेस्ट है। एक कोशिकीय सबसे बड़ा पादप, एक कोशिका वाला सबसे बड़ा पादप बोल दे या फिर एक कोशिका वाला सबसे बड़ा शैवाल बोल दे, आपका आंसर एसिटाबुलेरिया होगा, एसिटाबुलेरिया। और एक कोशिकीय शैवाल में ये भी आएगा क्लेमाइडोमोनास। निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? अंडप बोले तो कार्पल, कार्पल या फिर इसी को बोलते हैं पिस्टिल। तो पिस्टिल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, स्टाइल यानी कि वर्तिका, और ओवरी यानी कि अंडाशय। और इसी ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है यानी कि बीजांड होता है। तो बी हमारा राइट आंसर। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहते हैं? देखो 2 तरह की वस्तुएं होती हैं, एक जो खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं जैसे कि मोमबत्ती, जैसे कि सूर्य, ये इन सब के पास अपना प्रकाश है और ये उत्पन्न करते हैं। जैसे कि चंद्रमा है, इनके पास अपना प्रकाश नहीं है, सन के लाइट से ये चमकते हैं। तो जिनके पास खुद का प्रकाश है, जो अपना प्रकाश खुद उत्पन्न कर सकते हैं, उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जिनके पास नहीं है उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा सी। डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। स्क्लेरेनकाइमा का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। बाकी इनमें से किसी का भी पूछ दे तो वो जीवित कोशिका से बनते हैं। इनमें से कौन सा धातु है, इनमें से कौन सा धातु है जो अपना ऑक्साइड बनाने के लिए, ऑक्साइड बनाने के लिए भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि स्टीम के साथ बोल दो या फिर वेपर के साथ अभिक्रिया करते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो मेटल होता है ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस यहां पर उत्सर्जित होती है। अब यहां देखिए कुछ मेटल तो ऐसे होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये तो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये ठंडा जल हो, चाहे गर्म जल हो, हॉट वाटर हो, या फिर स्टीम हो, भाप हो, सबके साथ बहुत ही वायलेंट रिएक्शन करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एयर के कांटेक्ट में आते ही, वाटर वेपर के कांटेक्ट में या फिर वाटर ठंडे वाटर के कांटेक्ट में आते ही इनमें आग पकड़ लेता है, इनमें आग पकड़ लेता है। इसीलिए इन्हें केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। तो ये दोनों हमारा आंसर नहीं होगा। कैल्शियम देखो, कैल्शियम जो होता है ना, ये भी इन तीनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठंडे जल के साथ भी, गर्म जल के साथ भी और भाप के साथ भी। लेकिन इनका जो अभिक्रिया होता है ये वायलेंट नहीं होता है, उग्र नहीं होता है, वायलेंट नहीं होता है। इन दोनों के केस में क्या होता है, यहां पर इतनी उष्माएं निकलती है, इतना ज्यादा यहां पर हीट इवॉल्व होती है कि हाइड्रोजन में आग पकड़ लेता है। हाइड्रोजन आप जानते होंगे ये ज्वलनशील होता है, हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है, इसमें आग पकड़ लेता है। यहां जब कैल्शियम के साथ अभिक्रिया होती है, कैल्शियम के साथ जब अभिक्रिया होती है उस समय जो हीट निकलती है ये उतना ज्यादा नहीं होता कि हाइड्रोजन में आग पकड़ ले, इतना ज्यादा नहीं होता कि हाइड्रोजन में आग पकड़ ले। याद रखिएगा कैल्शियम के साथ जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं, हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं। इन हाइड्रोजन के बबल्स बनने के कारण जो कैल्शियम है ये जल में फ्लोट करने लगता है, यानी कि तैरने लग जाता है। जो हमारा एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन होता है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ना ही ये गर्म जल के साथ करते हैं। ये तीनों भाई साहब करते हैं सिर्फ वेपर के साथ, सिर्फ स्टीम के साथ, केवल वाष्प के साथ ही अभिक्रिया करते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आप मैग्नीशियम की बात करो तो ये ठंडे जल के साथ तो नहीं करेगा, लेकिन हॉट वाटर के साथ करेगा, और जब हॉट के साथ करेगा तो स्टीम के साथ भी डेफिनेटली करेगा। वहीं आप अगर कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, ये गोल्ड ले लो, ये सब तो मतलब जल के साथ करते ही नहीं है, चाहे आप ठंडा, गर्म, भाप कुछ भी ले लो। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 3। ग्रुप नंबर 13 के जो तत्व होते हैं ये कौन कौन से हैं? नहीं याद है तो याद कर लो। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, यानी कि बैगन, आलू, गाजर थैले में। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ग्रुप नंबर 13 के जो तत्व होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। ए हमारा राइट आंसर। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है, यह हो जाएगा हमारा समान त्वरित गति। समान त्वरित गति यानी कि समान त्वरण। मुक्त रूप से बोले तो फ्री फॉल। तो जब कोई वस्तु फ्री फॉल में होता है, तो उसके ऊपर केवल एक ही बल काम कर रहा होता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो होगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण।
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो केवल जी यहाँ पर काम करेगा। तो किसी भी पॉइंट पर उसका जो त्वरण होगा वो 9.8 ही होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो समान त्वरित हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को कहा जाता है। तो धारा प्रवाहित करने वाले जो तरल होते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे मान लो ये जल है, ये हमारा प्योर जल है। आप जानते होंगे जो प्योर जल होता है वो करंट को फ्लो नहीं करवाता है। अगर हम इसमें डाल दें NaCl, इसमें हम NaCl डाल दें तो ये अंदर जाएगा और Na+ और क्लोरीन में टूट जाएगा, यानी कि Na+ और Cl- में टूट जाएगा। अब ये सारे जो आयंस होते हैं यही कंडक्ट करवाते हैं करंट को, यही करंट को क्या करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। तो तरल माध्यम में, द्रव माध्यम में धारा का प्रवाह जो होता है ये आयंस के कारण होता है। ये जो आयंस होते हैं ना इसमें प्रेजेंट, इसके कारण होता है। तो अब हमारा ये जो तरल है, ये जो सोल्यूशन है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। डी हमारा राइट आंसर। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? चूना बोले तो लाइम। चूना बोले तो देखो, चूना तो कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है और चूना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। ये होता है कली चूना, और ये होता है भकरा चूना। ये होता है क्विक लाइम और ये होता है सिलेक्ट लाइम। तो सिलेक्ट लाइम जो होता है, जो भकरा चूना होता है, वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है और ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, ये बनता है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। और CuSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये आपका हो जाएगा जिप्सम का, ये हो जाएगा जिप्सम का। और हेमीहाइड्रेट लग गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बेकिंग पाउडर, ये जो बेकिंग सोडा है इसी में आप टार्टरिक एसिड मिला दो तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। बेकिंग पाउडर को गर्म करोगे या फिर जल में मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर उत्सर्जित होती है, जिसके कारण जो केक होता है या फिर जो ब्रेड होता है ये फूल जाता है। ये सब फूल जाते हैं और स्पॉन्जी हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? ट्रांसपीरेशन की जो रेट होती है उसको कम करता है। तो टेम्परेचर में वृद्धि, टेम्परेचर अगर बढ़े तो जो ट्रांसपीरेशन की रेट है वो बढ़ती है। नमी यानी कि ह्यूमिडिटी ट्रांसपीरेशन के रेट को कम करती है। 7 क्षेत्र में वृद्धि, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये पूछना चाह रहा है यहाँ पर कि जो पत्तियां होती है, एक पत्ती ये है और एक पत्ती मान लो कि ये है। यहां देखो सरफेस एरिया कितना ज्यादा है, यहां कितना कम है। तो यहां पर क्या होगा, पानी यहां पर ज्यादा निकलेगा भाप के रूप में, यहां से कम निकलेगा क्योंकि इसमें स्टोमेटा भी ज्यादा होगा, रंध्रों की संख्या भी इनमें अधिक होंगे, जिसके कारण वाटर का लॉस भी यहां पर ज्यादा होगा। तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ट्रांसपीरेशन की जो रेट है ये बढ़ेगी। विंड की स्पीड, हवा अगर तेजी से चले तो जो वाटर वेपर है इसको अपने साथ जल्दी से उड़ा करके लेकर जाएगा, यहाँ पर स्पेस फिर से खाली हो जाएगा और ज्यादा पानी यहाँ पर निकलेगा। तो ये भी जो है ट्रांसपीरेशन की रेट को बढ़ाने वाली है हवा की गति, और यहाँ से भी बढ़ती है। केवल ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी अगर वातावरण में पहले से पानी ज्यादा होगा तो पत्तियों से पानी और ज्यादा नहीं निकलने वाला है, तो ट्रांसपीरेशन की रेट यानी कि यहाँ पर घटती है। किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो ये भी क्या है, ऊट पटांग सा सवाल है। सवाल क्या पूछ रहा है ये पता नहीं लग रहा है, फिर भी मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है। एक ऑसिलेशन पूरा करने में, एक ऑसिलेशन जो है इसको कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ये आपसे सवाल पूछा गया है कि एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम आवर्त कहते हैं। जैसे आप यहां पर देखिए, ये पेंडुलम है, ये आपका बॉब हो गया। तो ये जो बॉब है ये एक बार ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर यहां पर ये आएगा। अब इसका ये एक दोलन पूरा हो गया। मान लीजिए ये पूरा जो एक दोलन है ये 1 सेकंड में पूरा करता है, तो हम बोलेंगे इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है। तो एक दोलन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं उसका आवर्त, टाइम पीरियड। और 1 सेकंड में ये जितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा उसे हम उसका फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। मान लीजिए एक ही सेकंड में 10 ऑसिलेशन पूरा कर लेता है, एक ही सेकंड में 10 दोलन पूरा करता है, तो हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है।
तो किया गया कार्य क्या होगा। देखो, वस्तु पर जब 1 न्यूटन का बल लगे और बल की दिशा में वो 1 मीटर विस्थापित हो जाए, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगे और बल की दिशा में वो 1 मीटर विस्थापित हो जाए, तो जो कार्य होता है वो 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है, वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू में S होता है, वो भी तब जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों सेम हो। तो यहां पर बोला है निर्दिष्ट दिशा में, यानी कि उसी दिशा में बल है हमारा 1 न्यूटन, विस्थापन भी है 1 मीटर, आंसर हमारा 1 जूल आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप नंबर 18 में जो निष्क्रिय तत्व है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, रेडोन है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि इनमें हीलियम को छोड़ दो तो बाकी सब के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हीलियम के पास एक ही शेल है, एक ही कक्षा है। हमारा आंसर यहां पर हीलियम हो जाएगा। फुलेरीन डैश का एक अपरूप है। फुलेरीन जिसके पास 60 कार्बन है, 660 हम इसे बोलते हैं। फुटबॉल की जैसी इसकी संरचना होती है, फुटबॉल की जैसी संरचना होती है, यह कार्बन का अपरूप है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है दाब का एसआई मात्रक। न्यूटन ये बल का एसआई मात्रक है, डाइन ये बल का सीजीएस मात्रक है, और ये क्या हो जाए आपका, ये आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो ये आपका द्रव्यमान हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, तो ये जो है आपका संवेग का एसआई मात्रक है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर, कॉपर सल्फेट का विलयन मान लीजिए ये इसमें कोई विलयन है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन ब्लू होता है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। अब क्या है, इसमें जिंक को डाला गया, जब जिंक को डाला जाएगा तो पता है क्या होगा, ये जिंक कॉपर को भगा देगा, ये जिंक जो है कॉपर को भगा देगा, ये जिंक कॉपर को भगा देगा और अपना विलयन बना लेगा जिंक सल्फेट। लेकिन इसके हम ठीक उल्टा अगर करें, इसके अगर हम ठीक उल्टा करें कि इसमें मान लो जिंक सल्फेट का विलयन था और हमने इसमें कॉपर को डाला, तो पता है रिएक्शन ही नहीं होता, मतलब कॉपर जो है जिंक को नहीं भगा पाता, ये जिंक सल्फेट ही रहता। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है, जो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी है, उसमें देखो जिंक ऊपर है, जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो ऊपर वाला जो है विस्थापित कर देगा नीचे वाले को, ऊपर वाला नीचे वाले को विस्थापित कर देगा, जबकि नीचे वाला ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो जिंक ऊपर था, कॉपर सल्फेट नीचे था, कॉपर को भगा दिया और अपना सल्फेट बना लिया, तो जिंक सल्फेट बनता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आप इस जिंक सल्फेट के अंदर आप कॉपर डाल लो या फिर ये सोना डाल लो, चांदी डाल लो, रिएक्शन ही नहीं होगा। वहीं आप इसमें एल्यूमिनियम डाल दो इस वाले में, तो फिर हो जाएगा, क्योंकि जिंक से ऊपर है एल्यूमिनियम। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपको ध्यान में रखने होंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले 11 से 18 में रखे जाते हैं। अब ये भी कोई तरीका नहीं है सवाल पूछने का, अब देख लो ऊटपटांग सा सवाल है, पता नहीं कैसे पूछा है, लेकिन समझ में आ रहा है कि ये क्या पूछना चाह रहा है, लेकिन पूछने का ये कोई तरीका नहीं है। जो परमाणु संख्या, जो एटॉमिक नंबर 11 से लेकर के 18 वाले तत्व हैं, 11 है सोडियम का और 18 है आर्गन का, ये हमारे आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से आवर्त का तत्व है, कौन से आवर्त में ये सब आते हैं, यानी कौन से पीरियड के अंदर ये सब आते हैं। तो पीरियड नंबर 1 में 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन है और हीलियम है। जो हमारा आवर्त 2 है, पीरियड नंबर 2 है, उसमें है आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। जो हमारा पीरियड नंबर 3 है, उसमें है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। देखो मैंने कैसे याद किया हुआ है, पहले में तो हाइड्रोजन हीलियम ऐसे आपको भी याद होगा, दूसरे में लीबे बकनोफने, तीसरे में नमक अलसी पस कलर, मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है, आप चाहो तो जैसे भी याद कर सकते हो। तो यहां देखो आवर्त संख्या 3 में है सोडियम 11 और आर्गन 18, 3 हमारा राइट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, तो जो क्लोरीन होता है यही ब्लीचिंग एजेंट होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में हमारा क्लोरीन एज ए ब्लीचिंग एजेंट हो जाएगा। डैश एक हैलोजन है। हैलोजन कौन सा होता है, कौन से ग्रुप का तत्व है, हैलोजन ग्रुप नंबर 17 के तत्व को बोलते हैं। कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एसिटीन है, ये सारे क्या है, हैलोजन्स हैं। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। अब देखो ये भी ऊटपटांग सा सवाल पूछा गया है। ऊटपटांग सा इसलिए क्योंकि अलग किया जाता है का क्या मतलब है, अलग किया जाता है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए विभेदीकरण।
विभेदीकरण बोले तो डिफरेंशिएशन। हमारा आंसर यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। देखो जो विभज्य उत्तक होते हैं जिसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती है उनके पास क्षमता होती है कि वो तेजी से डिवाइड करें, यानी इनके जो सेल्स होते हैं वो काफी फास्ट डिवाइड करते हैं, काफी फास्ट डिवाइड करते हैं। जब विभेदीकरण हो जाएगा, जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तब इन्हीं सेल्स के जो शेप होते हैं, इन्हीं सेल्स के जो साइज होते हैं, इन्हीं सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। ये सारे क्या हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। तब यही सारे सेल्स जो है मिल करके परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, जैसे कि कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सब। ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा था। आंसर हमारा यहाँ पर डी हो। हम लोग 500 सवाल तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 501 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। डैश इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है, तो धातुएं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, अधातुएं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इनमें धातु कौन है, आर्गन है, सॉरी माफ करिएगा, मैग्नीशियम है। बी हमारा राइट आंसर। बाकी ये आर्गन है, क्लोरीन है, सल्फर, ये सारे अधातुएं हैं। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु जाता है, तो पिछले ही वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है उसमें अगर आप कॉपर ऐड करोगे तो कोई भी अभिक्रिया यहां पर नहीं होने वाला, कोई भी रिएक्शन यहां पर नहीं होता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके पीछे क्या कारण मैंने आपको बताया कि जो जिंक है ये ऊपर है, कॉपर नीचे है। जिंक जो है ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो कभी भी नीचे वाला जो है ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जब आप जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जब आप कॉपर डालोगे तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि कॉपर नीचे है। हाँ, इसी में अगर आप ये एल्यूमिनियम डाल दो, मैग्नीशियम डाल दो, तो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि जिंक से ये सब ऊपर है। जब तार की लंबाई दुगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग डैश कम हो जाती है। एमीटर ये करंट को मापता है, ये जो डिवाइस है ये करंट मापता है और सर्किट में इसे हम सीरीज में लगाते हैं। अब यहाँ तार की लंबाई दुगुनी कर दी गई है, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये आपको याद होगा। R डायरेक्टली है L के और R इनवर्सली है A के। तार की लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तार की मोटाई बढ़ाओगे प्रतिरोध घट जाएगा। अब देखो जिस रेट से आप लंबाई बढ़ाओगे उसी रेट से प्रतिरोध बढ़ने वाला है, क्योंकि ये समानुपाती है। तो लंबाई को अगर 2L कर दिया पहले से, तो प्रतिरोध भी यहां पर 2R हो जाएगा। और V इज इक्वल टू आई इंटू में R होता है, यहां से I हमारा इनवर्सली हो जाता है R के। यहां देखो क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिस रेट से R बढ़ेगा उसी रेट से I घट जाएगा। तो यहां देखो R 2R हो गया है, पहले का 2 गुना हो गया है, तो करंट पहले का आधा हो जाएगा। हमारा आंसर यहां पर B हो जाएगा। 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप में त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण डैश है। बल हमसे पूछा है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण। हमें त्वरण नहीं दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, तो हम एक और फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर सकते हैं त्वरण के लिए, V माइनस यू और बटे में T। हमें मास दे रखा है 100 किलोग्राम है, हमें V दे रखा है, ये हमारा अंतिम वेग और ये हमारा प्रारंभिक वेग। तो यहाँ 17 और माइनस में 5 हो जाएगा और बटे में समय हमारा यहाँ पर 6 सेकंड है, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये 100 हो गया, 17 में से 5 जाएगा, 12 हो जाएगा, बटे में 6 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 200 न्यूटन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करते फिर भी आप बिना सॉल्व किए बी आंसर टिक मार सकते थे, क्योंकि आप जानते हो कि बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। यहां देखो न्यूटन केवल एक ही में लगा हुआ है, बाकी सब में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पास्कल, तो इस हिसाब से बिना सॉल्व किए आप इसको टिक मार सकते थे। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान डैश होता है। मेल फीमेल ये आपस में फर्टिलाइज करते हैं, निषेचन करते हैं, तब जाकर के बच्चा पैदा होता है ना, बेबी। तो इस बेबी के अंदर 50% जो जीन है ये मेल से आता है और 50% जो जीन है ये फीमेल से आता है, यानी 50% मां से, 50% अपने पिता से। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा बी। गार्ड कोशिकाओं में डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। तो जो पत्तियां होती है, पत्तियों के एपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं, ये गार्ड सेल्स होते हैं और इसके चारों तरफ सहायक कोशिका जिसे हम लोग सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। तो ये जो है आपका, ये हो गया सब्सिडरी सेल, ये है आपका गार्ड सेल बोलो या फिर बोल दो रक्षा कोशिका या फिर सुरक्षा कोशिका। अब होता यह है, जब इस गार्ड सेल में पानी कम होता है, इस सब्सिडरी सेल में पानी कम ज्यादा होता है, तो ये पानी इस गार्ड सेल के अंदर आने लग जाता है। ये गार्ड सेल के अंदर पानी आएगा और ये जो प्रोसेस है ये ऑस्मोसिस के जरिए होता है और इसे हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, क्योंकि पानी अंदर की ओर जा रहा है। एंडोऑस्मोसिस बोले तो अंतःपरासरण यानी कि एंडोऑस्मोसिस। जब ये पानी अंदर जाएगा यानी कि एंडोऑस्मोसिस होगा, तो जो कोशिका होती है वो फूल जाती है। कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है, यानी कि टर्जिड हो जाती है, जिसके कारण जो स्टोमेटा होता है ये ओपन हो जाता है। स्टोमेटा ये खुल जाता है और अंदर जो है
ये खुल जाता है। इसके ठीक अगर आप विपरीत केस ले लो कि ये जो गार्ड सेल है, यहां से पानी बाहर निकल गया, यहां से पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर पानी बाहर निकलेगा तो इसे हम एक्सोस्मोसिस बोलेंगे, इसे हम एक्सोस्मोसिस बोलेंगे, बाह्य परासरण बोलेंगे। बाह्य परासरण होगा तो जो गार्ड सेल है ये फ्लैसिड हो जाते हैं। फ्लैसिड हो जाते हैं मतलब पिचक जाते हैं, फ्लैसिड यानी कि शिथिल हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, और इससे होगा ये जो स्टोमेटा होगा ये क्लोज हो जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। सी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है। कैटालिस्ट का काम होता है रिएक्शन के रेट को फास्ट करना। अब यहां देखो वनस्पति तेल लिखा हुआ है यानी कि वेजिटेटिव ऑयल, वेजिटेटिव ऑयल। इस वेजिटेटिव ऑयल से वेजिटेटिव घी बनाया जाएगा, वेजिटेटिव घी बनाया जाएगा। ये जो वेजिटेटिव ऑयल है ये लिक्विड था, अब ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। इसके लिए यहां पर करवाया जाता है हाइड्रोजिनेशन। देखो हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का जुड़ना, और इसके लिए कैटालिस्ट लिया जाता है यानी कि इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए निकल लिया जाता है या फिर पैलेडियम लिया जाता है। और टेम्परेचर यहां पर 200 डिग्री सेल्सियस आप याद रख सकते हो, यानी निकल पैलेडियम के प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर बढ़ा करके हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। अब ये वेजिटेटिव ऑयल से वेजिटेटिव घी बन चुका है, जैसे कि डालडा होता है। अब यहां पर हुआ क्या, ये जो वेजिटेटिव ऑयल था ये था आपका सेचुरेटेड फैट्स यानी कि संतृप्त वसा। संतृप्त वसा यानी इसमें जो कार्बन होंगे उनके बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, केवल सिंगल बॉन्ड होगा। ये जो वेजिटेटिव अब घी बन चुका है ये हो गया, माफ कीजिएगा यहां पर मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, ये होगा आपका अनसेचुरेटेड, ये होगा अनसेचुरेटेड फैट्स, यानी कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये आपका हो गया सेचुरेटेड फैट्स यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल कौन है इसमें से, ये वाला, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, ये हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होता है। इसीलिए लोग डालडा खाना पसंद नहीं करते हैं, डालडा खाना लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि डालडा क्या है, वेजिटेटिव घी है, वो वेजिटेटिव घी है या फिर बोल दो सेचुरेटेड फैट है, संतृप्त वसा है, और ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। जबकि जो आप सोयाबीन तेल हो या रिफाइंड वगैरह इस्तेमाल करते हो वो वेजिटेटिव ऑयल होता है और वो अनसेचुरेटेड होता है, और ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है, ये यूजफुल होता है। हमारा आंसर यहाँ पर निकल हो गया। निकल की जगह पर पैलेडियम भी आ सकता है। डैश एक बीज पत्र मोनोकॉट पौधा है। मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से हैं, कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि बैम्बू हो गया, बांस हो गया, राइस हो गया, चावल, गेहूं हो गया, उसके बाद आप केला हो गया, और उसके बाद गार्लिक हो गया, लहसुन, ओनियन हो गया, यहां पर आपका शुगर कैन हो जाएगा, शुगर कैन हो जाएगा, मेज हो जाएगा, मक्का, कोकोनट हो जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कम से कम आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे, इनमें से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। सी हमारा राइट आंसर। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो बांध में जो पानी जमा है, संग्रहित है, उसमें है स्थितिज ऊर्जा, उसमें है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। बांध यानी कि डैम। अगर बांध टूट गया तो यही स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगी गतिज ऊर्जा में, क्योंकि अब पानी जो है उसमें स्पीड है, गति है, तो अगर गति है तो गतिज ऊर्जा है। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है को डैश कहते हैं। तो पिछले ही वीडियो में सवाल आया था कि जो वस्तुएं के पास खुद की अपनी रोशनी है या फिर खुद का अपना प्रकाश है, जैसे कि सन हो गया, जैसे कि कैंडल हो गया, जैसे कि बल्ब हो गया, ये सब इन सब के पास अपना प्रकाश है, ये अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं। इसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यहां पर लिख लेंगे चमकदार वस्तुएं या फिर प्रदीप्त वस्तुएं। और जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं है, जैसे कि मून हो गया, अर्थ हो गया, ये सब, तो इसे हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये चमकदार वस्तुएं नहीं है। डैश तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है। 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में है, तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 8। और मैंने आपको यह भी बताया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है ये ग्रुप नंबर 18 के तत्व के पास होते हैं। ग्रुप नंबर 18 में जो तत्व आते हैं उसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, जिसमें हीलियम है जिसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में, बाकी इन सब के पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर एक चीज और दे रखा है, 3 कक्षाएं होती है। इसमें देखो जो हीलियम है ये आवर्त 1 का तत्व है, जो नियोन है आवर्त 2 का तत्व है, और आर्गन आवर्त 3 का तत्व है। 3 कक्षा मतलब आप समझ रहे हो, ये अगर न्यूक्लियस है तो ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा और ये तीसरा कक्षा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो याद रखिएगा जितनी कक्षाएं होती है आवर्त संख्या भी उतनी ही होती है।
जितनी कक्षाएं होती है आवर्त संख्या भी उतनी ही होती है। 3 कक्षाएं हैं यानी वो जो तत्व है वो आवर्त 3 में होगा, तो आवर्त 3 में आर्गन है, तो आर्गन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें बताएगा कि कौन से ग्रुप का तत्व है, और कक्षाओं की संख्या ये हमें ये बताती है कि कौन से आवर्त का तत्व है। तो 3 कक्षाएं हैं यानी ये आवर्त 3 का तत्व है, और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी ग्रुप 18 का तत्व है। इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे। किसी वस्तु का भार 20 किलोग्राम है, पृथ्वी में उस वस्तु का भार, पृथ्वी पे उस वस्तु का भार क्या होगा। देखो एक भार दे रखा है, दूसरा भार पूछा है, लेकिन यहां पर ये लिख दिया है कि इस भार का मतलब मास है और इस भार का मतलब वेट है। तो वेट बराबर क्या होता है, वस्तु का जो द्रव्यमान होता है और गुने में गुरुत्वीय त्वरण जो होता है। द्रव्यमान 20 किलोग्राम है और गुरुत्वीय त्वरण 9.8 लेना है, तो यहां से हमारा आएगा ये 16, ये 19.0 यानी कि 196 न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक बोले तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में आपको क्या सब याद रखना है, वेनिला, ओनियन एंड क्लोव। पिछले वीडियो में वेनिला पूछा था, इस वाले में देखो क्लोव दिया हुआ है। सी हमारा राइट आंसर क्लोव यानी कि लौंग। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है। तो पुरुषों के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम भी होता है और वाई क्रोमोसोम भी होता है। पुरुषों के अंदर, मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम भी होता है, वाई क्रोमोसोम भी होता है। यहां पर देखो वाई क्रोमोसोम भी दे रखा है और एक्स वाले भी दे रखा है। हम इसमें से कौन सा टिक मारे। तो यहां पर सवाल जो है क्लियर नहीं कर रहा है। सवाल को यहां पर यह होना चाहिए था, इनमें से कौन सा केवल पुरुषों में पाया जाता है, क्योंकि पुरुषों में तो वाई भी होता है, एक्स भी होता है। यहां पर तो हमारे दोनों आंसर हो जाते हैं, तो यहां पर लगाना पड़ेगा केवल पुरुषों में पाया जाता है, तब जाकर के हमारा आंसर यहां पर वाई होगा। तो यहां पर केवल लगाएंगे तब जाकर के यहां पर ए आंसर टिक करेंगे। और वही जो महिला होती है उसके अंदर केवल एक्स और एक्स होता है, यह है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। तो महिला के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एक्स होता है, जबकि पुरुष के अंदर एक्स भी होता है और वाई भी होता है। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। तो ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस में, उससे कम तेज चलती है द्रव में, और सबसे कम तेज चलती है गैस में। ठोस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैक्यूम में ध्वनि नहीं चलती है, लेकिन वैक्यूम में प्रकाश चलता है। कार्य होता है यदि डैश है, कार्य होता है यदि ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, मतलब कोई वस्तु कार्य कर रहा है मतलब उसके पास एनर्जी है। इसी को हम बोल सकते हैं कि एनर्जी है तभी कार्य कर रहा है, एनर्जी है तभी वो काम कर रहा है। तो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं, लेकिन कार्य करने के दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। यानी कार्य बट्टा में जो समय होता है ये शक्ति के बराबर होता है, जो यहां पर लिखा हुआ है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को डैश कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर जो उष्मा है, उसके अंदर जो उष्मा है, हीट है, इसी को हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे जियोथर्मल एनर्जी। डी हमारा राइट आंसर हो गया। जो आपका कोयला है, जो आपका पेट्रोल है, ये सब जो है ये सब आपका हो गया जीवाश्म ईंधन। तो यहां से जो एनर्जी मिलती है उसे हम बोलते हैं जीवाश्म ऊर्जा। जो समुद्र में जो ज्वार उत्पन्न होता है, समुद्र में जो ज्वार उत्पन्न होता है जिसमें पानी ऊपर नीचे करता है, तो वहां जो पानी ऊपर नीचे कर रहा है तो वहां पर भी एनर्जी है, उसे हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी, ज्वारीय एनर्जी। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी बिंदु पर बढ़ जाती है। तो मान लीजिए ये जमीन है और वस्तु यहां पर है। जब वस्तु यहां पर है तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है, जबकि गतिज ऊर्जा यहां पर 0 होती है, शून्य होती है। कारण क्या है, क्योंकि वस्तु यहां पर है अभी रेस्ट में और वस्तु जमीन से किसी हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम। लेकिन जब वस्तु ये नीचे गिरना स्टार्ट होगा, तो इसके हाइट में कमी आती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है, लेकिन इसके स्पीड में वृद्धि होती है, गति में वृद्धि होती है, तो काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होती है। तो वस्तु अगर नीचे गिर रही है तो लगातार इससे काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होती है। बी हमारा राइट आंसर। हीरे की निरपेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ये मैंने आपको पिछले ही किसी वीडियो में बताया था, 2.42। हीरे का जो म्यू होता है वो 2.42 होता है। देखो म्यू जो है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी यूनिटलेस है, मात्रकहीन है, कोई मात्रक नहीं है। देखो यहां पर लगा हुआ। एथेनॉल का सूत्र है एथेनॉल, ये है आपका मेथनॉल और ये है एथेनॉल, ये है मेथनॉल। ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है, तो इसे हम बोलते हैं पॉइजनस वाइन, जहरीली शराब, और इसी को कहा जाता है वुड एल्कोहल। देखो जिसमें भी OH लगा हुआ है हम सबको एल्कोहल बोलते हैं, जो एल्कोहल हम पीते हैं शराब के रूप में, जो एल्कोहल पिया जाता है शराब के रूप में, ये होता है एथेनॉल। इसे हम बोलते हैं ड्रिंकिंग
एल्कोहल, पीने वाला शराब, और यह जहरीली शराब। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? CH3CH2OH, CH3CH2OH। इसी को देखो, ये जो लिखा हुआ है CH3CH2OH, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो C2 3 2 5 और 6 C2H5OH, C2H5OH, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में C2H5OH, ये D, C2H5OH। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति बोले तो प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? तो ये सेलुलोज से बनी होती है, ये सेलुलोज से बनी होती है मेनली, और पैक्टीन से, सेलुलोज एंड पैक्टीन। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त की थी। मेंडल ने कौन सा प्लांट चूज किया था? पी प्लांट चूज किया था, और ये बाइसेक्सुअल था। बाइसेक्सुअल यानी कि इस प्लांट के अंदर जो फूल था उसके पास मेल पार्ट भी था और फीमेल पार्ट भी था। मेंडल को F1 में मिला था केवल टॉल प्लांट, जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी था, जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी था। यानी ये जो प्लांट था ना, ये था लंबा प्लांट, ये था लंबा प्लांट। अब ये जो टॉल प्लांट है, इसी टॉल प्लांट से यानी इसी कैपिटल टी स्मॉल टी से ये करवाते हैं निषेचन या फिर बोल दो पोलिनेशन, और यहां से इनको मिलता है F2 जनरेशन। यानी F1 जनरेशन का मेल लिया, फीमेल लिया, और वहां से क्रॉस करवाया और मिला F2 जनरेशन। तो यहां देखो हुआ ये कि मेंडल ने ऐसा नहीं किया कि दूसरा प्लांट लाया, और निषेचन करवाया। जो इनको टॉल प्लांट मिला था, यहां जो टॉल प्लांट मिला, ये जो इनको टॉल प्लांट मिला, तो मैंने अभी आपको यहां पर बताया कि इसके पास जो फूल है वो बाइसेक्सुअल है। यानी ये जो टॉल प्लांट है, यहां जो फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट भी है और इसमें फीमेल पार्ट भी है। तो इन्होंने क्या करवा दिया? यहीं पर सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, 100 परागण करवा दिया। हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 100 परागण हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं था कि इनको जो F1 में प्लांट प्राप्त हुआ, अब उसका निषेचन करवाने के लिए ये बाहर से कोई दूसरा प्लांट लाते। अगर दूसरा लाते तो ये हो जाता आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी प्लांट के अंदर जो फूल है उसमें जो मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, उनके बीच में करवा दिया सेल्फ पॉलिनेशन। 2500 वाट्स बराबर किलोवाट है। 2500 वाट्स, ये आपका 2500 वाट है, किलोवाट में चेंज करना है तो कुछ करना ही नहीं है, 1000 से भाग लगाना है, 2 से 2 जीरो खत्म, 2.5 किलोवाट। देखिए किलोवाट है, ये यूनिट है आपका पावर का, शक्ति का, लेकिन किलोवाट में अगर आप आवर कर दो, आप किलोवाट आवर, तो ये जो यूनिट है ये एनर्जी का, ऊर्जा का। टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है? वॉशिंग सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा आपका होता है NaHCO3। इसी में जब आप टार्टरिक एसिड मिलाओगे तो बनेगा बेकिंग पाउडर। कई बार आपको बता चुका हूं मैं, बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी बेकिंग पाउडर को जब आप गर्म करोगे या फिर इसमें जल मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, जो कि ब्रेड होता है, जो कि केक होता है, इसको ये सॉफ्ट करता है और स्पॉन्जी करता है। सिरका क्या होता है? सिरका होता है 5 to 8% एसिटिक एसिड बोले तो CH3COOH यानी कि एथेनोइक एसिड। 5 to 8% एसिटिक एसिड का जो सोल्यूशन होता है उसे हम सिरका बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने एक कंटेनर लिया, इसमें 100 ml क्या है? पानी है। 100 ml पानी है, तो इसमें 5 से 8 ml डाल दो आप ये एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, ये डाल दो। अब ये जो पूरा सोल्यूशन तैयार होगा इसी को हम बोलेंगे विनेगर यानी कि सिरका। डैश सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट दोगे, सप्लाई करोगे, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। मतलब वो हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ऐसे चीजों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस पदार्थ का जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो यहां पर हमारा जो नाइक्रोम है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। लंबवत फेंकी गई गेंद 12.5 सेकंड के पश्चात जमीन पर लौट आती है। जिस वेग के साथ इससे फेंका गया था उसे ज्ञात करें। देखो, वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया, लंबवत बोल रखा है, ऊपर की ओर फेंका गया। तो अगर लंबवत फेंका गया है तो यह वस्तु जिस पॉइंट से फेंका गया उसी पॉइंट पर आकर के गिर जाएगा, क्योंकि ये लंबवत है। तो जहां से फेंका वहीं पर गिर गया, तो हम बोल सकते हैं विस्थापन 0 हो गया ना। जिस पॉइंट से फेंका गया था उसी पॉइंट पर लौट करके आ गया, तो विस्थापन 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। समय कितना लगा इसको ऊपर जाने और नीचे आने में? 12.5 सेकंड का समय लगा।
जी का मान आपको दे रखा है कि 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। अब ये जो एक फॉर्मूला होता है गति का जो समीकरण है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर S इज इक्वल टू यू टी। अब देखो A का मान यहां पर हम लेंगे माइनस जी। जब भी वस्तु को ऊपर फेंका जाए हम A की जगह पर माइनस जी डालते हैं, जब भी वस्तु नीचे की ओर आए तो हम A का मान प्लस जी डालते हैं। जब वस्तु नीचे की ओर आए तो A का मान प्लस जी डालते हैं। हमारे केस में ऊपर फेंका गया है तो यहां पर हम माइनस हाफ A का मान माइनस जी डालेंगे तो यहां पर माइनस होगा और जी और इंटू में टी स्क्वायर। अब सारे वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे, यहां पर ये जीरो आएगा। यू का मान हमें चाहिए 12.5 टी हो गया, माइनस हाफ जी का मान 10 लेना है और समय हमारा 12.5 और गुने में 12.5। यहां पर हमारा आ जाएगा 12.5 गुने में यू बराबर, इस दो से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5, 12.5 गुने में 12.5, एक 12.5 से ये खत्म हो जाएगा तो यहां पर यू हमारा आ जाएगा 5 और गुने में 12.5 तो ये 25, 60, 62, 62.5। यू का मान हमारा आ जाएगा 62.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्पीड आ जाएगा जिससे कि फेंका गया था, या फिर वेग बोल दो जिससे कि फेंका गया था। इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं है ये वाला, इसीलिए इस सवाल को इग्नोर कर दिया गया बोर्ड की तरफ से हर स्टूडेंट के लिए। दिए गए ताप पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है। अब किसी टेम्परेचर पर बताना है कि इनमें से किस में जो ध्वनि की स्पीड है, साउंड की स्पीड है, ये अधिक होती है। तो ये आप ध्यान में रखना, एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम से कम होगा निकल में, उससे कम होगा स्टील में और उससे कम होगा आयरन में। ये ऑर्डर होता है, एल्यूमिनियम, निकल, स्टील, आयरन। हमारा आंसर यहां पर एल्यूमिनियम हो जाएगा। डैश नामक फ्लैटवर्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा प्लेनेरिया, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एनिमल किंगडम के अंदर एक फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस, इसके अंदर जो जानवर आते हैं उसे हम लोग फ्लैटवर्म बोलते हैं, फ्लैटवर्म बोलते हैं। और फ्लैटवर्म के अंदर एग्जांपल्स हैं आपका ये प्लेनेरिया, ठीक है, ये प्लेनेरिया। उसके बाद यहां देखो लिखा हुआ लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक। ये देखो टेपवर्म लिखा हुआ है, टीनिया सोलियम, टेपवर्म, टीनिया सोलियम जो होता है वो टेपवर्म होता है। लिवर फ्लूक हो गया, प्लेनेरिया। ये सारे एग्जांपल्स हैं फ्लैटवर्म्स के। ये सारे जो एग्जांपल्स है ये है फ्लैटवर्म्स के, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर जो जानवर आते हैं उनका। ये तीनों ही फ्लैटवर्म के एग्जांपल है, यानी कि इसका एग्जांपल है। अब देखो जो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया अगर आपको याद हो कुछ इस प्रकार से, ऐसे ये प्लेनेरिया है। यहां आप देखो ये आई स्पॉट, एक्चुअल में ये आई नहीं है, एक्चुअल में ये आई नहीं है जैसे कि हम लोग के पास है कि हम बाहर की दुनिया को देख पाते हैं। ये आई स्पॉट है और ये है फोटो रिसेप्टर, यानी कि ये इसका सेंसरी पार्ट है। इसका ये सेंसरी पार्ट है जो लाइट को सेंस करता है, जो लाइट को सेंस करता है कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है और उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी तीव्रता क्या है। प्रकाश की तीव्रता का पता लगाते हैं इस आई स्पॉट के जरिए। प्रकाश अगर ज्यादा होता है तो प्लेनेरिया वहां पर रहना नहीं चाहता है, तो प्रकाश से ये दूर भागता है। तो ये जो आई स्पॉट है ये प्रकाश का पता लगाता है प्लेनेरिया के अंदर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी। ये जो स्कैरिस है ये क्या है, ये स्कैरिस मैंने आपको बताया था, ये है राउंड वॉर्म। यह है राउंड वॉर्म यानी कि एस्क हेल्मिन्थस का ये जानवर है स्कैरिस। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एक और फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बटे में 2m। यहां पर हमें देखो संवेग निकालना है, हमें यहां पर संवेग निकालना है और जो गतिज ऊर्जा है ये हमें दिया गया है 10 जूल है, ये हमें 10 जूल दे रखा है। संवेग हमें चाहिए और द्रव्यमान हमें दे रखा है 200 ग्राम। अब याद रखना 200 ग्राम है तो इसको केजी में बदलना होगा, क्योंकि हमारे पास जो मात्रक दे रखा है यहाँ पर सारे के सारे एसआई मात्रक है। तो हर एक वैल्यू हम सवाल जब बनाएंगे तो एसआई मात्रक में पुट करेंगे। हमें 10 दे रखा है एसआई मात्रक में और द्रव्यमान दे रखा है सीजीएस मात्रक में, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 1/5 आएगा। तो यहाँ पर हम 1/5 पुट करेंगे तो 5 ऊपर जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा। तो यहां से हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और अपॉन में 5, यानी कि यहां पर 4 आ जाएगा। तो पी हमारा आ जाएगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ए। बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे आबंध होते हैं या फिर होता है क्या। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और इसे हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं, एक और होता है ऐसे। तो यहां देखो 3 डबल बाउंड है, एक यहां 2 और एक 3 डबल बाउंड होते हैं। और एक चीज और याद रखना, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बाउंड होता है। बेंजीन के अंदर 12 सिग्मा 3 पाई बाउंड होता है। समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।